हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पर। आपका अपना चैनल ज्ञान सागर भाई प्रेम प्रकाश। और आज का एक और अहम टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, और वो है भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 मौलिक अधिकार, और इसका विवरण है वो है अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक। तो आइए इस टॉपिक को अब हम पढ़ते हैं। आप एक नोटबुक लेके बैठा करो और जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उसके वन लाइनर बना के नोट्स बना लिया करो। बड़ी आसानी होती है और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कभी भूल नहीं पाओगे, जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है, कहाँ से लिए गए हैं, इनका स्वरूप क्या है, आइए जानते हैं। मौलिक अधिकार और मूल अधिकार, सबसे पहले इन दोनों में फर्क समझना होगा। बेसिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार तो वो अधिकार है जो जीने के लिए जरूरी है, जैसे हवा, पानी, ये सब किस में आते हैं, मूल अधिकारों में आते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो विकास के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इससे पहले वाला जो वीडियो हमने देखा था, पढ़ा था, वो था सिटीजनशिप को लेकर। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, विदेशियों को नहीं। और सबसे बड़ी खास बात यह है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, सरकार या कोई संस्था या कोई व्यक्ति हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीनते हैं, तो हम न्यायालय में शरण ले सकते हैं। तो एक तरह से इसको संरक्षण भी प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो केवल देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, विदेशियों को नहीं दिए जाते। और मौलिक अधिकारों का स्वरूप भी यही है कि अगर हमसे कोई ये छीनते हैं, इनका उल्लंघन होता है, तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब सवाल आता है मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो 12 से 35 के बीच में आता है। मौलिक अधिकार शुरू में जब लागू किए गए, देखो हमने एक तो इसे यूएसए के संविधान से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। थोड़ा सा अगर इसकी पृष्ठभूमि में मैं जाता हूं, तो पृष्ठभूमि को समझना कि जब इब्राहिम लिंकन यूएस के राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय वहां पर एक प्रथा थी, दास प्रथा। तो उन्होंने अमेरिकी संसद के अंदर, जिसे कांग्रेस बोलते हैं, वहां पे एक बिल लेके आए और दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। बस वहीं से शुरुआत हो गई थी फंडामेंटल राइट्स की। तो हमने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं, भाग 3 में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाग 3 है ना, कई बार क्वेश्चन आता है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो भाग 3 को क्या कहा गया है, भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा गया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिकार पत्र। तो ये भाग 3 को कहा गया है, ये ध्यान रखना। क्लियर? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 नहीं है, कितनी है, 6 हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स है। और 7वां जो मौलिक अधिकार होता था ना, वो संपत्ति का अधिकार होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब ये अधिकार यहां से हटा दिया गया है। कब हटाया गया, ऐसा क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जाता है। तो ये हटा दिया था 2000, मैं संशोधन पहले बता देता हूं। यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ ये, 1978 में। और उसमें से हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो था संपत्ति का अधिकार, ये हमारा आता था किस में, अनुच्छेद 31 में। किस में आता था, अनुच्छेद 31 में। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब मौलिक अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार है, इसको कैसा अधिकार बना दिया गया है, इसे लीगल राइट बना दिया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कानूनी अधिकार बना दिया है। और इसका जो अब विवरण है
वो है आर्टिकल 300 कै में, आर्टिकल 300 कै के अंदर है। ध्यान रखना, जब ये मौलिक अधिकार था तो 31 में था, अब इसे कर दिया गया है 300 कै में। तो शुरू करने से पहले ये जो बेसिक जानकारी है ये आपको जरूर पता होनी चाहिए थी कि मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 में हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है, भारत का मैग्ना कार्टा। और जब संविधान लागू हुआ, जब 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया। कब बाहर कर दिया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। और अधिकार तो अब भी है ये, लेकिन अब ये लीगल राइट है, न कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये थी शुरुआत में जानकारी फंडामेंटल राइट्स को लेकर। अब हम शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो इन 6 मौलिक अधिकारों को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे अब एक एक करके। और मैं ये कहता हूं हर एक एग्जाम में कभी भी देख लें, किसी तरह का एग्जाम हो, पीसीएस का हो या इवन तो यूपीएससी की भी हम बात करते हैं, या एसएससी के सीजीएल लेवल पे हो, या फिर 12th बेस के ऊपर एसएससी का कोई एग्जाम निकला हो, या अन्य कोई परीक्षाएं हो, उनमें फंडामेंटल राइट से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए बहुत ही अहम ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, ये 6 अधिकार है, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे भी इनको। तो सबसे पहला जो अधिकार हम पढ़ने जा रहे हैं वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, और इसका विवरण मिलता है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में। अब देखो, अनुच्छेद 12 में क्या है? मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन है। 13 में क्या है? तो 13 में संसद की कुछ शक्तियां हैं मौलिक अधिकारों को लेकर, अमेंडमेंट को लेकर। इसलिए 14 से शुरू होता है, 14 to 18। इन 5 अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। तो ध्यान देना, मौलिक अधिकारों में हम पहला अधिकार पढ़ रहे हैं और वो है राइट टू इक्वालिटी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 14 की बात कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, अर्थात नो डिस्क्रिमिनेशन। अनुच्छेद 16 में कहा गया है अवसर की समानता, अवसर की समानता, अर्थात राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अनुच्छेद 17, इसमें कहा गया है छुआछूत, छुआछूत जैसी जो प्रथा है ना उसका अंत, छुआछूत का अंत, अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है। और अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कोई उपाधि नहीं, कोई उपाधि नहीं, अर्थात नो टाइटल्स, या अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। तो ये 5 अनुच्छेद हैं जो समानता के अधिकार में, राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। अब इनको हम समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सब समान है, अर्थात कानून की देवी है, उसके हाथ में तराजू है, न्याय होगा वो सबके साथ क्या होगा? समान होगा। किसी को भी उसके नेचर के खिलाफ, जो कानून है उसके खिलाफ नहीं जाया जाएगा। कानून के दरमियान ही जो है सबको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 14 का कहना। अच्छा, हर एक अधिकार के कुछ ना कुछ अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ भारत के राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री या फिर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, वो बिल्कुल अलग है, वो अपवाद में आती है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूं, सपोज करो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही और शी कैन नॉट बी लीगलाइज्ड। किसी भी क्राइम के अंदर जब तक वो पद पर हैं उनके खिलाफ कोई दीवानी या जो है फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये तो देखो बिल्कुल अलग हो गया ना, आम आदमी से अलग हो गया, तो इसलिए ये अपवाद है। ऐसे राज्यपाल को पद पर बने रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे और भी अपवाद मिल जाएंगे जो अनुच्छेद 14 का क्या है, अपवाद है। तो क्लियर हुआ आर्टिकल 14। अब हम आते हैं अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 जो है वो कहता है कि कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी भारतीय नागरिक को उसकी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी समानता की यहाँ पर बात कर रहा है। लेकिन मैंने कहा था कहीं ना कहीं इनके अपवाद होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कुछ महिलाओं को अधिकार है, ठीक है, कुछ वीकर सेक्शन को अधिकार है, तो वो अपवाद में आएंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात जो है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब होता है कि नौकरी पाने का सबको बराबर का हक है। ठीक है, कोई भी फॉर्म निकलता है, हम फॉर्म भरते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, वरीयता में आते हैं, मेरिट में आते हैं तो सिलेक्शन होता है। तो ये अवसर की समानता है। ये वो समय नहीं है जब ब्रिटिश राज भारत पर था और उस समय भारतीय लोगों को सूबेदार से बड़ा कोई पद नहीं दिया जाता था सेना के अंदर, आर्मी के अंदर। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हर एक पद पर जो है बराबर का सबको अधिकार है कि वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, इसके भी कुछ हमारे पास क्या रहेंगे, अपवाद होंगे। और अपवाद जैसे आरक्षण, SC, ST, OBC या अलग कैटेगरी है, महिलाओं को आरक्षण, फिजिकली हैंडीकैप जो भी हैं, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे। फिर आते हैं अनुच्छेद 17 में। ये कहता है छुआछूत प्रथा का अंत। देखो, ड्यूरिंग ब्रिटिश राज और मध्यकालीन अगर भारत में जाते हैं तो हमारे समाज के अंदर ना एक बुराई थी और वो थी छुआछूत जैसी बीमारी। लेकिन हमने मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया और अब किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, छुआछूत जैसे प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। दैट इज एन ऑफेंस। ये क्या है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। और फिर हम आते हैं आर्टिकल 18 पर, जिसमें कहा है अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल, कोई उपाधि नहीं। अंग्रेजों के समय में भी क्या होता था, भारतीय समाज को बांटने के लिए कुछ उपाधियां दे दी जाती थी, जैसे राव या साहेब, सर, राय बहादुर या बहादुर। ऐसी उपाधियां समाज को डिवाइड करती थी, समाज को बांटती थी। इसलिए अब भारत सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं देगी, इस पर रोक लगा दी है। हाँ, इसमें कुछ अपवाद मिल सकते हैं, जैसे कुछ अवार्ड्स हैं, देयर आर सो मेनी अवार्ड्स सच लाइक द भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या फिर कुछ गैलेंट्री अवार्ड है। ये जितने भी हैं उपाधियां, ये सब अपवाद में आएगी। तो ये था हमारा पहला अधिकार जो हमने पढ़ा है, वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक एक अनुच्छेद आपको रट गया होगा बिल्कुल समझ में। कोई भी पूछे आर्टिकल 14 बताओ तो आप कहोगे कानून के समक्ष समानता, कहेंगे 15 बताओ तो आप कहोगे कोई भेदभाव नहीं, 16 अवसर की समानता, नौकरी पाने की समानता, 17 की कहोगे तो क्या कहोगे, छुआछूत प्रथा का अंत, और 18 की कहोगे तो उपाधियों का अंत, अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। ठीक है, पहला अधिकार क्लियर हो गया है। 6 मौलिक अधिकार हैं, एक हमने पढ़ लिया है। अब हम दूसरा अधिकार पढ़ने जा रहे हैं और दूसरा जो अधिकार होगा हमारा, वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड राइट, और ये है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, और इसका विवरण मिलता है संविधान के अनुच्छेद
19 से लेकर और 22 तक, आर्टिकल 19 टू 22 ये हमारे पास आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए इसको अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 की। अब जो आर्टिकल 19 है ना, अनुच्छेद 19 में, अकेले अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। और ये स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, आइए इनको समझते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो 19A, या यूं भी लिख सकते हो 19(1). 19(1) में क्या है? तो जो 19(1) है, इसमें कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, या आप कह सकते हो बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, ये है 19(1) में। उसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 19 में ही 2, और इसमें क्या कहा गया है? शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक एकत्रित, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(3), आर्टिकल 19 अगर 3 की बात करें तो इसमें कहा गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगर 19(4) की हम बात करें तो इसमें कहा गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता। अगर 19(5) की बात करें तो भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। समझाऊंगा, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। और 19(6) में ये कहा गया है कि कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, अपनाने की स्वतंत्रता। आइए अब इनको एक एक को अच्छे तरीके से हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19(1) की। तो इसमें कहा गया है बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच। एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू स्पीच। हर एक भारतीय नागरिक को ये अधिकार है कि वो बोल सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, ये बोलने की आजादी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारी प्रेस है, प्रेस तो आप समझ ही गए हो, मीडिया है, वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो 19(1) के तहत है। तो हम सब भारतीय को ये अधिकार है कि हम बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, कोई हम पर दबाव नहीं होता। लेकिन हाँ, हर एक अधिकार की कुछ ना कुछ अपवाद या कुछ ना कुछ बाउंडेशंस होती है। हम कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकते जैसे कि भड़काऊ भाषण, या हम कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। तो ये एक ऑफेंस में आ जाएगा। वैसे हम सबको अधिकार है बोलने का। फिर आता है 19(2), इसमें कहा गया है वी हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली, अर्थात शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। हम धरना प्रदर्शन करते हैं, या हम संघ बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, या फिर हम किसी रूप में एकत्रित होके कोई भी मांग उठाते हैं, तो ऐसा हमें अधिकार है, हम एकत्रित हो सकते हैं, बशर्ते बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी जो है डिस्टरबेंस के। तो ऐसा भी अधिकार हम सबको दे रखा है। 19(3),
संघ बनाने की स्वतंत्रता, राइट टू मेक एसोसिएशन, हम सबको अधिकार है, हम संघ बना सकते हैं। आप कोई एनजीओ बना सकते हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस है, बजरंग दल है, या और भी भारत में ऐसे बहुत से संगठन हैं। तो ये सब हमें 19(3) के तहत ये अधिकार मिला हुआ है। फिर आता है 19(4), इसमें कहा गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू विजिट एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास अधिकार है। फिर हम आते हैं 19(5) पर, और इसमें कहा गया है एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रेजिडाई और रेजिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, अर्थात हर एक भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वह स्थायी रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है। ऐसा एक अपवाद होता था यहाँ पर, वो होता था J&K, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर हम स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते थे। लेकिन अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया, और उसके बाद अब हम वहां भी स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट में 19(6), इसमें कहा गया है कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। एवरी इंडियन हैज द राइट टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। आप टीचर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, जो भी आप बनना चाहो, तो ये हमें क्या है, आजादी है, स्वतंत्रता है। तो ध्यान रखना, अकेले अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। बोलने की आजादी, शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता, या फिर कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 20 पर। अभी तक हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19 पढ़ा है हमने, और 19 में 6 स्वतंत्रताएं थी। अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। तो अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 20 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि, या आप यूं कह सकते हो इसके स्वरूप स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के संबंध में है, के संबंध में है। ठीक है, अब यहां पर खास चीज है जो आपको ध्यान देनी है। अनुच्छेद जो 20 है वो क्या कह रहा है कि अगर दो अपराध में हमें दोष सिद्धि स्वरूप कुछ स्वतंत्रता ही दी हुई है, जिसमें 3 स्वतंत्रताएं आती हैं, वो कौन कौन सी है? देखो, नंबर 1 है, अगर अपराध एक है तो सजा भी एक होगी, अर्थात एक अपराध की केवल एक सजा, एक बार सजा, यूं भी समझ सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें ये कहा गया है कि देखो, अपराध करते समय अगर कोई उसके खिलाफ कानून नहीं है तो सजा नहीं हो सकती। मतलब अपराध के दौरान उसके विरुद्ध अगर कानून है ना, कानून है तो ही सजा होगी, अन्यथा नहीं होगी। करेंगे चर्चा इस पर भी। और तीसरी जो है उसमें यह कहा गया है कि अगर मान लो अपराध हुआ है तो हमें हमारे ही खिलाफ जबरदस्ती गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अपने विरुद्ध जबरदस्ती
जबरदस्ती गवाही, ठीक है ना, या स्टेटमेंट भी कह सकते हो, गवाही देने पर रोक, ऐसे समझो इसको। ये तीन चीजें हैं अकेले अनुच्छेद 20 में। अब हर एक नागरिक को ये पता होना चाहिए। तो देखो, अनुच्छेद 20 में पहला कहा गया है कि एक अपराध की केवल एक बार ही सजा होगी। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि आपको एक अपराध की एक से अधिक बार सजा मिल जाए। अगर आपने पुरानी मूवी देखी हो अंधा कानून, जिसमें दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन को एक झूठे खून के इल्जाम में 20 साल की सजा होती है, लेकिन वो दोबारा जब वो जेल से रिहा होकर आता है तो देखता है कि उस शख्स की तो जो है उसका मर्डर ही नहीं हुआ और वो तो जिंदा है। तो बाद में कानून को वो बताता है और उसकी हत्या करता है अमरीश पुरी की, और ये बताता है कि देखो, इसकी हत्या के आरोप में मुझे पहले ही सजा मिल चुकी है, तो अब इसके विरुद्ध मुझे सजा नहीं दी जा सकती। तो अपराध एक, तो कानून क्या कहता है कि अगर अपराध एक बार किया है तो उसकी सजा भी एक बार मिलेगी, ठीक है। फिर है अपराध के दौरान उसके विरुद्ध कानून है तो ही सजा मिलेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। मान लो हमसे कोई अपराध होता है तो उस दौरान अगर उस अपराध के खिलाफ कोई कानून है तो ही सजा होगी, अन्यथा नहीं। अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो यहां पर पहले हमारे देश में कुछ कानून थे, जैसे कि आपने सुना होगा टाडा, एक कानून था टाडा, अर्थात टेररिस्ट एक्टिविटीज डिसरप्टिव एक्ट, ठीक है। जब 1993 में बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुए थे उस समय ये कानून था टाडा। लेकिन अब महाराष्ट्र में ये कानून नहीं है टाडा, तो इसके तहत, एक सेकेंड, तो इसके तहत जो है सजा नहीं दी जा सकती। अब टाडा नहीं है तो इसके खिलाफ जो है सजा नहीं दी जा सकती। भारतीय संसद पर हमला हुआ था 2001 में, 13 दिसंबर 2001 में। तो उस समय एक पोटो कानून बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो इसका दुरुपयोग होने लगा देश में, तो इस कानून को भी खत्म कर दिया गया। तो पोटा, पोटो, टाडा, इसके तहत अब किसी को सजा नहीं हो सकती। तो अगर कोई अपराध करते हैं उसके खिलाफ अगर कोई कानून है तो ही सजा होगी। और तीसरा है अपने विरुद्ध जबरदस्ती गवाही देने पर रोक। पुलिस जबरदस्ती या कोई और आपको ये मजबूर नहीं कर सकता कि अपने आप अपने ही खिलाफ आप गवाही दो। तो ये तीन स्वतंत्रताएं हैं हमें अनुच्छेद 20 में। अब हमारे पास आता है अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 क्या है वो समझिएगा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हमें जो है ना कोई हमें मार सकता है ना ही कोई फिजिकली टॉर्चर कर सकता है। एक क्वेश्चन यहां पर आता है, देखो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। आपको पता है हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं किस केस में? अगर देश में आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, तो ऐसे केस में मौलिक अधिकार भी सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि कौन सा अनुच्छेद या कौन सा अधिकार सस्पेंड नहीं होता ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता ये बरकरार रहता है, इवन अगर इमरजेंसी इंपोज है देश में तो भी ऐसे सिचुएशन में। तो एक तो ये है। अच्छा, अब जो अनुच्छेद 21 है ना, इससे संबंधित कुछ चीजें हैं यहां पर ध्यान देना। एक तो अनुच्छेद 21 में हमने क ऐड कर दिया और इसमें राइट टू एजुकेशन ऐड कर दिया। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो अब क्या है, हर एक बच्चे को प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो 2002 में 86वां अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन, और उसमें हमने ये कहा कि अब हर एक बच्चे का ये अधिकार है राइट टू एजुकेशन की वो प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करे।
तो ये जोड़ दिया हमने कब? 2002 में। अच्छा, एक ऐसा ही और हुआ, अनुच्छेद 21 में ही हमने जोड़ दिया निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, कब जोड़ा? 2017 के अंदर। ठीक है, कि हर एक को जो है अपनी निजता को बरकरार रखने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर ये अधिकार भी हमें मिला। तो ये था हमारे पास अनुच्छेद 21। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, और राइट टू एजुकेशन, और राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। अब हम इसके लास्ट में जा रहे हैं और वो है अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कह रहा है कि कुछ दशाओं में कुछ ऐसी दशा होगी उसमें गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसके विरुद्ध रोक होगी। गिरफ्तारी और निरोध में, उसके निरोध में स्वतंत्रता। ठीक है, अब बिल्कुल आसान है, ये क्या है इसमें मैं बताता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण, ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये आता है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटों के अंदर पुलिस द्वारा जो नजदीकी न्यायालय है ना, नजदीकी न्यायालय, उसमें अपराधी को पेश करना होगा। और तीसरा कहा गया है कि अपना मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता। अब इसको और समझना, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो हम सब की आजादी है, स्वतंत्रता है, पूछने का अधिकार है कि किस जुर्म में हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर दूसरे में कहा गया है कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, लॉकअप में डालती है, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी बनाए गए व्यक्ति को नजदीकी न्यायालय में क्या करना होगा? पेश करना होगा। ये हमारा अधिकार है। और तीसरे में कहा गया है अपना मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता। हर एक नागरिक को अधिकार है, वो अपनी चॉइस का जो है अपना केस लड़ने के लिए वकील कर सकता है। इवन वो अपना वकील खुद भी बन सकता है, अपने केस की खुद भी पैरवी कर सकता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है कि अपना कोई वकील कर पाए, ना कर सके, तो ऐसी स्थिति में अदालत की ओर से भले ही वो अपराधी हो, उसे पेशकश करती है कि अगर वो सरकारी वकील लेना चाहे, लीगल असिस्टेंस लेना चाहे, तो वो ले सकता है। तो ऐसा अधिकार है अनुच्छेद 22 में। तो इसी के साथ हमारा दूसरा अधिकार पूरा हो चुका है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। क्लियर? अब बच गया हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये जो तीन हमारे पास जो और बच गए, दो हमने डिस्कस कर दिए, 4 अधिकार बच गए हैं। ये हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, तो अगली वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको मौलिक अधिकार का टॉपिक अच्छी तरह से कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।